हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा बायो का लास्ट टॉपिक दैट इज़ पोल्यूशन वो चल रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पोल्यूशन के अंडर कवर किया था एयर पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, एयर पोल्यूशन में हमने लास्ट लेक्चर में जो कवर किया था वो थे उसके कॉजेज़ कि एयर पोल्यूशन किस किस वजह से होता है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो रिमेनिंग हार्मफुल इफ़ेक्ट्स रह गए हैं और पढ़ेंगे इसके साथ साथ कंट्रोल के बारे में कि हाउ वी कैन कंट्रोल एयर पोल्यूशन। एंड आई विल ट्राई कि आज के ही लेक्चर में मैं सारा ये जो है एयर पोल्यूशन वो वाइंड अप कर लूँ। ठीक है, सो ये थे कुछ हमारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि एयरबॉर्न डिजीज़ के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम के बारे में जो ये होती हैं डिजीज़ होती हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, एसिड रेन के बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बताया था कि एसिड रेन क्या होती है, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है। ठीक है, हवा में कौन से ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो कौन सा एसिड बनाते हैं जिसकी वजह से एसिड रेन बनता है, और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जैसे कि ताजमहल को डिट्रॉयड करता है, हमारी प्लांट्स को ख़राब करता है, एक्वेटिक लाइफ को ख़राब करता है। ठीक है, ये सारे इफ़ेक्ट्स मैंने आपको समझाए थे और डिक्टेट करके बताए थे। इसकी स्लाइड मैंने ऐड नहीं की थी। ठीक है, तो अगर आपको एसिड रेन के बारे में लिखना है तो लास्ट लेक्चर देख लो, उसमें देख लो मैंने क्या समझाया है। एंड जो मैं बोल रही हूँ आप अपने नोट्स में लिख लो। ठीक है, रही बात डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की, ये आपके सिलेबस में है, इसीलिए मैंने आपको ओजोन लेयर वाला जो टॉपिक था वो डिटेल में कराया है। सारा इसका कॉन्सेप्ट, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन, कैसे ये डिप्लीट हो रही है, ओजोन होल के बारे में सब कुछ मैंने ओजोन का लास्ट लेक्चर में कवर करा था। सो एक लास्ट ये रह गया हमारा हार्मफुल इफेक्ट में ग्लोबल वार्मिंग। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपको सिलेबस में इसके बारे में है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है, तो इस पॉइंट को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग ग्लोबल वार्मिंग हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, देखो, एक फिनोमिना होता है दैट टुक प्लेस इनसाइड अ ग्रीन हाउस। उसी फिनोमिना के बेस पे हमने क्या किया, ग्रीन हाउस इफेक्ट को नाम दिया। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक फिनोमिना होता है जो कहाँ पे अकर करता है, ग्रीन हाउस में। ठीक है, उस फिनोमिना को जो अकर करता है विद इन द ग्रीन हाउस, उसी के बेस पे हमने इस इफेक्ट का नाम रखा है, दैट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस क्या है, बेसिकली ये एक ऐसा हाउस है, ठीक है, ये एक ऐसा हाउस है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इन स्पेशली इन विंटर सीजन। ठीक है, ये एक ऐसा हाउस है जिसमें हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इस हाउस को, ग्रीन हाउस को यूज़ करते हैं फॉर ग्रोइंग प्लांट्स स्पेशली इन विंटर सीजन। क्यों, अब ये जो ग्रीन हाउस होता है बेसिकली ये बना होता है ग्लास पैनल का। ठीक है, और हम इसको विंटर सीजन में क्यों यूज़ करते हैं, फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। अब होता ये है विंटर्स में, ठीक है, हमें पता है कि सन रेज जो होती हैं उसकी इतनी वो प्रॉपरली आती नहीं है। ठीक है, मौसम क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू ट्रैप दैट हीट, क्योंकि विंटर में तो इतनी हीट नहीं होती है ना। ठीक है, सो क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू ट्रैप द हीट हम क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं इनसाइड ग्लास हाउस। ठीक है, जिसको हम ग्रीन हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये ग्रीन हाउस किसका बना होता है, ग्लास का। अब ये ग्लास क्या करता है, जब सन रेज इस ग्रीन हाउस पे पड़ती है, वो ग्रीन हाउस जो किसका बना है, ग्लास का। ठीक है, और इसको ग्रीन हाउस क्यों बोला है, क्योंकि हमने इसको किसके लिए यूज़ किया है, फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है, अब जब सन रेज इस हाउस पे पड़ती है तो ये ग्लास से बना, तो जो सन रेज है हाउस के अंदर एंटर तो कर जाती है, बट दिस ग्लास डज नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप। ठीक है, अब जिसकी वजह से क्या होता है, जब सनलाइट अंदर आएगी तो हीट भी आएगी, और होता क्या है, ये ग्लास उस हीट को बाहर जाने नहीं देता, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है इनसाइड दिस हाउस इंक्रीजेस एंड इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो अंदर की जो टेम्परेचर है इंक्रीज होता है, और ये किसके सिमिलर है, इट इज़ सिमिलर टू द फिनोमिना सेम एज अकर इनसाइड ए कार।
जब हम कार अपनी पार्क करते हैं ना धूप में, हम कहते हैं ना कि पार्किंग के लिए हमेशा छाँव ढूंढो, छाँव। क्यों? क्योंकि होता ये है कि जब हम कार की पार्किंग धूप में करते हैं तो होता ये है कि हमारी कार जो है, हमने सारी तरफ से उसके शीशे बंद किए होते हैं, फ्रंट में भी शीशा होता है, बैक में भी शीशा होता है, और हमारी विंडोज़ में भी शीशा होता है, ठीक है। हमने उसको लॉक किया होता है, तो जब सनरेज कार के अंदर आती हैं थ्रू दैट ग्लास, उसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है इनसाइड वो क्या हो जाता है कार का, वो बढ़ जाता है। बट वो जो ग्लास है जिसने कार को कवर किया हुआ है विंडोज़ में और जो आगे फ्रंट एंड बैक में है, वो ग्लास जो है उस हीट को निकलने नहीं देता। सो आफ्टर सम टाइम जब गाड़ी खोलते हैं और अंदर बैठने की कोशिश करते हैं, तो जो गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर होता है वो कहीं ज़्यादा होता है बाहर के टेम्परेचर से। गाड़ी हमारी बहुत ज़्यादा हीट अप हो चुकी होती है। रीज़न बीइंग क्योंकि हमने उसको सनरेज़ में पार्क की होती है, सनरेज़ अंदर आती हैं और वो ग्लास क्या करता है, उन सनरेज़ की जो हीट होती है उस हीट को बाहर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से कार का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सेम फिनोमेना यूज़ होता है सोलर कुकर में भी। ये मैंने आपको जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वाला टॉपिक था उसमें मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। सो सोलर कुकर में भी सेम फिनोमेना यूज़ होता है। सन रेज को हम मिरर के थ्रू एक एंगल पे वो करते हैं, फोकस करते हैं, और ग्लास शीट क्या करती है, ग्लास शीट देखना, उधर भी ग्लास शीट यूज़ होती है इन ऑर्डर टू ट्रैप द हीट। तो ग्लास शीट जो होती है क्या करती है, उस सनरेज को बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है एंड वी कैन ईजिली कुक द फूड। सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। ये एक बेसिक था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ में किस तरह से होता है। इधर तो हमने ग्लास में पढ़ा, लेकिन अर्थ को तो किसी ग्लास ने ना कवर किया, तो अर्थ का टेम्परेचर किस तरह से बढ़ता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो आई होप जो मैंने आपको इस स्लाइड में समझाने की कोशिश की वो आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। अब देख लेते हैं पॉइंट्स हमने क्या लिखे हैं। द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ फिनोमेना दैट अकर्स इन अ ग्रीन हाउस। और ग्रीन हाउस होता क्या है, ग्रीन हाउस इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स स्पेशली इन विंटर, ठीक है। इन अ ग्रीन हाउस द ग्लास पैनल लेट्स द लाइट इन बट does not allow heat to escape, ठीक है। Therefore the greenhouse warms up। जो ग्रीन हाउस हमने यूज़ किया था फॉर ग्रोइंग प्लांट्स वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वेरी मच लाइक इनसाइड अ कार दैट हैज़ बीन पार्क्ड इन द सन फॉर फ्यू आवर्स, ठीक है। ये सारा मैंने आपको समझा दिया है। और सेम फिनोमेना कहाँ पे भी होता है, सोलर कुकर में भी। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ natural occurring phenomena that is responsible for heating of earth's surface and atmosphere, ठीक है। so this is a natural phenomena। so ये था बेसिक आइडिया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। अब हम देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ में किस तरह से ये हेल्प करता है, ठीक है। अब होता क्या है, सन रेज क्या करती हैं जब पड़ती हैं हमारे अर्थ पे, जैसे सन रेज पड़ रही थी ना ग्रीन हाउस पे, कार पे, ठीक है, उसी तरह से क्या होता है सन रेज पड़ती हैं अर्थ पे, ठीक है। जब सन रेज अर्थ पे पड़ती हैं, ये हमारे अर्थ है, ये हमारा सन है, ठीक है। जब ये सन रेज अर्थ पे पड़ती है तो क्या होता है, अर्थ को कवर किसने करा होता है, एटमॉस्फेयर ने। तो जहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं था कि ग्लास ने कवर किया होता है और वो अलो नहीं करता हीट को बाहर जाने से, उसी तरीके से अर्थ को किसी ग्लास ने कवर नहीं किया होता, बट कवर किसने किया होता है, एटमॉस्फेयर ने। और यही एटमॉस्फेयर किसकी तरह एक्ट करता है, ग्लास की तरह। ये क्या करता है एटमॉस्फेयर, कुछ जो सनरेज होती हैं उसको तो यहीं से वापस भेज देता है, जैसे कि यूवी रेज, ठीक है। यूवी रेज को यहीं से क्या कर देगा, ये वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। बट कुछ रेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, अर्थ तक पहुंचती हैं, ठीक है। अर्थ तक पहुंचने के बाद कुछ रेज जो हैं अर्थ जो है क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ को क्या करता है अर्थ रिफ्लेक्ट। यूवी रेज को कौन रिफ्लेक्ट करता है, यूवी रेज को ओजोन लेयर ही रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, और बाकी बची इंफ्रारेड और विजिबल रेज वो क्या करती है, अर्थ तक आती हैं, ठीक है। कुछ रेज अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ रेज क्या करती है, अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और वही जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है ना, वो क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। वो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं,
जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, बेसिकली ये कौन सी होती है, इंफ्रा रेड रेज। इंफ्रा रेड रेज को अर्थ क्या करती है हमारी, रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है। अब जब अर्थ हमारी इंफ्रा रेड रेज को रिफ्लेक्ट बैक करती है तो होता ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जो इन रिफ्लेक्टेड रेज को क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। सो जब वो इस गैसेस को ट्रैप करती हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि ये जो रेज होती हैं बेसिकली क्या होती हैं, इंफ्रा रेड रेज होती हैं। और इंफ्रा रेड रेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये हीट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। होता क्या है, अर्थ होती है, मैं फिर से बताती हूँ, ये सन है हमारा, ठीक है। अब अर्थ को किसने कवर किया हुआ है, एटमॉस्फेयर ने। जब सन रेज इसमें पड़ रही है तो इसमें से कौन सी रेज निकली है, यूवी, इंफ्रारेड एंड विजिबल। यूवी रेज को क्या करती है, एटमॉस्फेयर ही रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ठीक है। अंदर आती है इंफ्रारेड रेज और विजिबल रेज। जो विजिबल रेज होती है उसको क्या करता है, अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है, विजिबल रेज को अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो इंफ्रारेड होती है वो अर्थ तक आती है और अर्थ क्या करती है, उसको रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, इंफ्रारेड रेज को ना बाहर जाने नहीं देती, इस इंफ्रारेड को बाहर जाने नहीं देती, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्योंकि ये इंफ्रारेड रेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इंफ्रारेड रिस्पॉन्सिबल है हमारे टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, ये हीट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। सो ये कंसेप्ट था कि किस तरह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ किस तरह से ये चलता है, ठीक है। द सन रेज वार्म द अर्थ, अ पार्ट ऑफ द सन रेज इज अब्जॉर्ब बाय द अर्थ, ठीक है। सन रेज का कुछ पार्ट अब्जॉर्ब होता है और कुछ क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। अ पार्ट ऑफ द सन रेज इज रिफ्लेक्टेड बैक इन स्पेस, बट कुछ सन रे का पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक भी होता है स्पेस में। द पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, अब जो पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, बेसिकली कौन सा पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इंफ्रारेड रेज का, ठीक है। क्योंकि जो यूवी रेज है वो एटमॉस्फेयर से ओजोन से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अर्थ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, अर्थ रिफ्लेक्ट कर रहा है इंफ्रारेड को, ठीक है। सो द पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज। वो ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड CFC होगी हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। सो दीज ट्रैप्ड रेडिएशंस ऑफ द सन वार्म्स द अर्थ। सो यही जो ट्रैप्ड रेडिएशन है ना, जो ये अर्थ जो है रिफ्लेक्ट करना चाह रहा है और वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। सो दीज ट्रैप्ड रेडिएशन बेसिकली वार्म्स द surface of earth. So this trapping of heat to keep the earth warm is called greenhouse effect. So earth के temperature का जो हीट है, हीट का ट्रैप होना सॉनली, क्योंकि अर्थ के टेम्परेचर का जब इंक्रीज होता है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। ये देख लो ध्यान से, जब हीट ट्रैप हो रही है उसको हम बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। बट जब इस हीट ट्रैप होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सो कंफ्यूज नहीं होना ग्रीन हाउस इफेक्ट में और ग्लोबल वार्मिंग में। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज सिंपली द ट्रैपिंग अप ऑफ हीट, एंड ऑन द ट्रैपिंग ऑफ हीट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअली द परसेंटेज। अगर आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, मेनली कौन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट है, सो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 60%, देन मीथेन। सो मेनली 2 गैसेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्लोबल वार्मिंग, या फिर आप कह लो मेनली मेन ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है, तो पहले नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, देन आएगा हमारा मीथेन, फिर उसके बाद आएगा हमारा CFCs, ठीक है, एंड देन आएगा हमारा नाइट्रस ऑक्साइड लास्ट में, ठीक है। सो इसकी परसेंटेज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इन अ ग्रीन हाउस द सन हीट कैन कम इन, ठीक है, बट कांट गो आउट। और ये यहाँ पे जो ग्लास का रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है, एटमॉस्फेयर। द ट्रैप्ड हीट वार्म्स द अर्थ। अब एडवांटेज क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो जो लाइफ है अर्थ पे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, -18 डिग्री सेल्सियस।
क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो इसकी वजह से जो हमारी अर्थ है उसका एवरेज टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। सो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो एडवांटेज क्या है, इफ देयर वर नो ग्रीन हाउस गैसेज टू ट्रैप द सन्स रेडिएशन द अर्थ वुड बी अ कोल्ड, वेरी कोल्ड प्लेस where we would not survive. So without greenhouse effect, the average temperature would be minus 18 degrees Celsius rather than present average of 15 degree Celsius, right? Now we will see what are the various greenhouse gases and what are their sources. So for carbon dioxide, the main source of carbon dioxide is the burning of fossil fuel, right? And for methane, the main sources are paddy fields are the main sources for the release of methane gas, coal mines, your rotting garbage dumps, ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर हो गया वो होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स ऑब्वियसली हो गया, बायोगैस हो गई हमारी, ठीक है। सो ये सारे क्या है हमारे मेन सोर्सेज है हमारे मीथेन गैस की, ठीक है। देन आता है हमारा CFC। CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के मेन सोर्सेज क्या हैं, एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एक्सेट्रा। इसमें मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि CFC कहाँ कहाँ यूज़ होता है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बड़ा लिखवाया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट ज़्यादा लंबा नहीं स्ट्रेच किया, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड ये हमें कहाँ से मिलेगा, इट इज़ बेसिकली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर, फर्टिलाइजर्स, एंड इट इज़ ऑल्सो केम फ्रॉम योर दिस बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स से भी नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, ठीक है। सो दीज आर दी सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ योर ग्रीन हाउस गैसेज। सो चांसेस हैं कि आपसे इस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज ग्रीन हाउस गैसेज, योर वाटर वेपर्स, क्लाउड्स, ozone and dust particles, they also contribute in greenhouse effect, right? In last decade, Earth's atmospheric temperature increased by 0.6 degree Celsius. So इस वैल्यू पे वन न्यूमेरिक जो है आपका MCQ है वो बन सकता है कि एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है अर्थ का वो कितने % से इंक्रीज़ हुआ है। सो इट इज़ इंक्रीज बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो नेक्स्ट कम दी कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये मैंने आपको साथ में एक कॉन्सेप्ट दे दिया था, देख लेते हैं, ठीक है। ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। सन रेज आ रही है अर्थ पे, कुछ सन रेज ये जो एटमॉस्फेयर है यही रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ये होती है हमारी यूवी रेज। ये कौन सी होती है, यूवी रेज। कुछ रेज देखो ये अर्थ तक आ रही हैं, ठीक है। कुछ जो होती है अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है, वो यूजुअली कौन सी होती है, विजिबल रेज। और विजिबल एंड इंफ्रारेड रेज होती हैं बेसिकली जो अर्थ तक पहुंचती हैं, ठीक है। विजिबल रेज को क्या करता है, अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है, और इंफ्रारेड रेज को ये क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ठीक है। और यही इंफ्रारेड रेज, ये जो देखो ये बाहर जा रही है ना, ये इंफ्रारेड रेज को ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। बट ये देखो ये जो आपको ग्रे सी लाइन नहीं दिख रही है, ये बेसिकली क्या है हमारे, ये बता रहा है यहाँ पे ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये देखो ये बता रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट हैं, और ये क्या कर रही है, इस रेडिएशन को जो ये बाहर निकलने की कोशिश, ये ग्रीन हाउस गैसेज है ये, ठीक है। ये जो रेडिएशन निकल रही हैं इंफ्रारेड रेज, उनको क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, और उनको क्या कर रहा है, ये देखो ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। जो रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक होकर स्पेस पे जाना चाहती हैं, उन रेडिएशन को ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रही हैं, दोबारा अर्थ में रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो किसकी रेडिएशन की बात हो रही है, इंफ्रारेड, फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, एंड एमिट इट अगेन टुवर्ड्स द अर्थ। और ये क्या करता है, दोबारा अर्थ में रीमिट करता है, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। द थिकर लेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं मोर हीट। दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड द अर्थ बिकम्स हॉटर एंड हॉटर। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। सो कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि बहुत से बच्चों को अभी तक कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता रिगार्डिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग का।
सो आई होप आज के लेक्चर के बाद आप इन दोनों में अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है, स्पेशली जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और मैंने ये आपको सबसे इजी लैंग्वेज में आपके लिए स्लाइड्स बनाई हैं, कंटेंट रेडी किया है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट रेडी किया है, ठीक है, और इजी लैंग्वेज में समझाया है, ठीक है। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हुआ, द ट्रैपिंग अप ऑफ हीट, ठीक है, एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या हुआ, इंक्रीज इन दी टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है, ये जब हमारी ग्रीन हाउस गैसेस इंफ्रारेड रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। सो इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का देख लेते हैं, मैंने पूरा चार्ट बनाया है। सबसे पहले क्या होता है, लोग क्या करते हैं, कंबशन होता है फॉसिल फ्यूल्स का, जिसकी वजह बेसिकली देखा जाए ना, सो जो मेन सोर्स है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट का, वो फॉसिल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ही है। कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो, ठीक है हमारा, तो ये जो होते हैं, मीथेन गैस हो, तो मेन जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, वो मेनली जो होती है ना, वो कहाँ से लिबरेट होती हैं, फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से। सो मेन रीज़न है ना, बहुत सारे रीजंस के सोर्सेज में से हमने देखा, बट मेन रीज़न हमारा फॉसिल फ्यूल ही है, ठीक है। सो जब हम फॉसिल फ्यूल बर्न करेंगे तो एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज होंगी, ग्रीन हाउस गैसेज, जिसकी वजह से क्या होगा, ये देखो ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये मोर एंड मोर वो हीट रेडिएशन को क्या करेंगी, ट्रैप, इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करेंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा और क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या आएगा, क्लाइमेटिक चेंज आएंगे, जैसे कि जो ग्लेशियर है हमारे वो मेल्ट करेंगे, हमारा जो सी लेवल है वो राइज करेगा। जब हमारा सी लेवल राइज करेगा तो जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ होंगे, ठीक है, जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ होंगे वो सबमर्ज कर जाएंगे, और क्या होगा, हमारा लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा इकोसिस्टम का, ठीक है। सो ये एक पूरा क्रक्स मैंने बता दिया इसके बारे में, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल चेंज। इसमें हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग योर किस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात की गई है, ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के बारे में बात की है। तो कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हुए थे फॉर ग्लोबल चेंज। सो सबसे पहले आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली इसका मेन मोटिव क्या था कि जो ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंस हैं, ठीक है, उनकी जो इमिशन हो रहा है, ठीक है, उनका जो एमिशन हो रहा है, जो वो सब्सटेंस निकल रहे हैं, उनको कंट्रोल करना, ठीक है। सो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में मेन कौन सा था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, मेन था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसमें हमने क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है, और मेनली कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो वो जितने भी हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, उन सभी सब्सटेंसेस को कंट्रोल करना वाज द मेन मोटिव ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन लेयर के रिगार्डिंग था ये, ठीक है। सो टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, एन इंटरनेशनल ट्रीटी कॉल्ड एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड। और ये कहाँ साइन हुआ था, इस देखो मैंने एक ही स्टेटमेंट ऐसे लिखी है, छोटा, बेशक आपको दिखने में ये छोटी सी लग रहा होगा, लेकिन इसी 3-4 स्टेटमेंट में ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले तो मोटिव का पूछा जाएगा, तो क्या मोटिव था, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कंट्रोल करना। नाम क्या था जिसने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कंट्रोल करने का था, प्रोटोकॉल कौन सा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कहाँ पे साइन हुआ था, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, कनाडा में। कब ये हुआ था, 16 सितंबर 1987 में ये प्रोटोकॉल के बारे में बात हुई थी। बट ये इफेक्टिव कब से हुआ था, इट वॉज इफेक्टिव इन 1989 में ये इफेक्टिव हुआ था, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस बन गए। फिर उसके बाद मेंबर्स कितने थे, 197 मेंबर्स थे, ठीक है। और इसका जो था वो, इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई, जिसमें से काईगाली एग्रीमेंट जो है एक अमेंडमेंट है, और ये कौन सी अमेंडमेंट है, 8th अमेंडमेंट है। किसके अमेंडमेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो पूछ सकते हैं कि काईगाली एग्रीमेंट जो है वो किस पे बेस्ड है, किस प्रोटोकॉल की वो अमेंडमेंट है। सो वो बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अमेंडमेंट है। बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई थी, ठीक है, उसमें से जो काईगाली है वही इंपॉर्टेंट है, और ये कौन सी अमेंडमेंट है, 8th अमेंडमेंट है।
सो देखो ये बेसिक मैंने आपको कंटेंट ही इसी तरह से रेडी की है, ठीक है। इसी 3-4 स्लाइड्स में से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, बाकी इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो 1 मार्क क्वेश्चन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से बन सकते थे वो मैंने सारे इसमें डाले हैं। फिर से मैं बताती हूँ एम क्या, मैं अभी क्वेश्चन बता रही हूँ किस तरह से आते हैं। एम पूछ सकते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के कंट्रोल करना। कहाँ पे किया था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन? मॉन्ट्रियल में। कहाँ पे है वो? कनाडा में। कब इसके बारे में कॉन्सेप्ट आया था? 16 सितंबर 1987। कब इफेक्टिव हुआ था? 1989। कितने मेंबर्स हैं? 197, ठीक है। काइगली एग्रीमेंट किसके रिगार्डिंग है? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग है। काइगली एग्रीमेंट है क्या? बेसिकली ये अमेंडमेंट है। कौन सी अमेंडमेंट है? तो ये 8th अमेंडमेंट है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। नेक्स्ट इज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसने क्या किया था, जो UNFCCC है, मीन्स यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। प्लीज़ राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक्स। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। UNFCCC स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो इनका एक ऑब्जेक्टिव था, और इनका ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करना, सो दैट जो क्लाइमेट चेंज पे इफ़ेक्ट आ रहा है, जो क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट आ रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकें। सो बेसिकली ये क्लाइमेट को क्या, जो क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे थे उसको ये कंट्रोल करना चाहते थे। और मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि क्लाइमेटिक चेंज किसकी वजह से था? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से था? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट क्लाइमेटिक चेंज, इन्होंने क्या कहा था कि ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन को लो करना है, ठीक है। और ये किसका ऑब्जेक्टिव था? UNFCCC का। सो देख लेते हैं क्या लिखा है। It implemented the objective of UNFCCC to reduce the onset of global warming by reducing greenhouse gas concentration in the atmosphere to a level that prevent dangerous anthropogenic interference with the climate change. So जो भी क्लाइमेटिक चेंज आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है, और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। And it was adopted on 11 December 1997 in Kyoto, Japan, and it came into force on 16th Feb 2005, ठीक है। और इसमें कितनी पार्टीज थी? इसमें थी 192 पार्टीज थी, और कनाडा ने इस प्रोटोकॉल से क्या कर लिया था? विड्रू कर लिया था इन दिसंबर 2012, ठीक है। और इसके क्या थे? कुछ कमिटमेंट्स थी। देखो ये आया 2005 में था, और इसकी कुछ कमिटमेंट्स थी। फर्स्ट कमिटमेंट इसने दी थी, और उसकी कमिटमेंट का एंडिंग पीरियड था 31 दिसंबर 2012, ठीक है। किसने कमिटमेंट दी थी? वो कमिटमेंट क्या थी वो इतना पेपर में नहीं पूछेंगे। तो जो 16 फेब 2005 को ये इम्प्लीमेंट हुआ, और इसने कुछ कमिटमेंट्स की थी, और उसने कहा था कि वो उन कमिटमेंट्स को कब तक पूरा करेगा? इसने कहा था वो उन कमिटमेंट्स को पूरा करेगा 31 दिसंबर 2012 तक, ठीक है। फिर इसने क्या किया? सेकंड कमिटमेंट दी। कुछ और चीज़ें इन्होंने इम्प्लीमेंट करी थी, ऐड करी थी, और उन्होंने कहा था कि ये चीज़ों को ये कब तक, इन कमिटमेंट्स को ये कब तक फिनिश करेगा? सो उसने कहा था कब तक करेगा? 31 दिसंबर 2020 तक। सो ये सारा था क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। इसी बेशक दिखने में छोटा लग रहा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में एक्सेस में पढ़ लेते हैं, बट इतना है नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, उनको देख के ही मैं आपका कंटेंट रेडी करती हूँ। ऐसे देखा जाए तो ये एक एक चैप्टर भी बन सकते हैं, ठीक है। अपने आप में ये देखा जाए ना, ग्लोबल वार्मिंग एंड ये सब कुछ एक एक चैप्टर्स हैं, और पोल्यूशन वैसे भी बहुत लेंथी चैप्टर है, बट मैं आपको जो समझाती हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ। लास्ट ईयर पेपर्स देखती हूँ, उस हिसाब से आपका कंटेंट रेडी होता है। सो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठाया और डाल दिया, आप पे इस पर पूरी रिसर्च की जाती है, ठीक है। सो मैं उसी तरह से कंटेंट देती हूँ। सो इसी थोड़े से पैराग्राफ में से आपके क्वेश्चन निकलेंगे। मोटिव आ जाएगा आपका रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। किसने किया था? ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था? 1997 में इसको अडॉप्ट किया था। कहाँ पे? क्योटो, जापान में। इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 16 फेब 2005 में। कितनी पार्टीज़ हैं? 192। लास्ट कंट्री जिसने विड्रू किया था तो वो कौन सी थी? कनाडा थी। कब? दिसंबर 2012 में।
ठीक है। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड का जो इसका एंड टाइम था वो कब था, वो था 31 दिसंबर 2012 एंड सेकंड कमिटमेंट का कब था 31 दिसंबर 2020। सो दिस इज़ योर इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल चेंज। में और भी होंगे लेकिन जो मेन है जिससे क्वेश्चन बनता है वो यही दो हैं, राइट। नेक्स्ट कम्स कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। सो अभी तक हमने देखा एयर पोल्यूशन के बारे में, कॉजेस के बारे में, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में जिसे मैंने आपको डिटेल में बताया, एसिड रेन के बारे में ब्रीफ में बताया, एंड ओजोन लेयर के बारे में और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में डिटेल में बताया क्योंकि आपके ये सिलेबस का पार्ट था। अब हम देखेंगे कि हाउ वी कंट्रोल एयर पोल्यूशन, ठीक है। विद दिस आपका एयर पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो बाय यूजिंग पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, हम क्या करेंगे, एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे तो हमारा पेट्रोल कम लगेगा, फिर पोल्यूशन कम होगा। ये सारा आपको, ये जनरल टर्म्स है, इसको मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी, ठीक है। देन बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल वी कैन कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि मैंने आपको कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल में बताया था। जब आपने अभी भी आप नोटबुक्स खोलो, अगर आपने लिखी हैं तो आपने देखा होगा कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो पोल्यूशन कम क्रिएट करती हैं एज़ कम्पेयर टू योर कन्वेंशनल, ठीक है। क्योंकि कन्वेंशनल में हमारा क्या रहता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस। ये मैंने सारा आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी में डिटेल में कराया हुआ है, ठीक है। देन एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस को यूज़ करो, ऐसी डिवाइसेस यूज़ करो जिससे हमारी एनर्जी जो क्या होती है कम यूज़ हो, एनर्जी हमारी कंजर्व हो सके, ठीक है। देन कटिंग डाउन यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। स्मोकलेस फ्यूल यूज़ करें, ठीक है, एंड बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। So these are certain things which we can do in order to control the air pollution. So with this आपका जो pollution में एक टॉपिक था एयर पोल्यूशन वाला वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी में हमने ओजोन का भी करा है एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट भी डिटेल में करा है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी कंप्लीटिंग योर वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में कुछ हमारी टर्म्स हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, सो उसके बारे में हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वाटर पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।